सो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। अ मैसेज टू गर्शिया कैसे लिखा गया। यह छोटा सा लेख अ मैसेज टू गर्शिया मैंने रात के खाने के बाद 1 घंटे में लिखा था। यह 22 जनवरी 1899 की बात है, जब वाशिंगटन का जन्मदिन था। हम फिलिस्टाइन के मार्च अंक को प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भेजने ही वाले थे। ईमानदारी से कहूँ तो यह लेख अचानक ही मेरे दिल की गहराइयों से निकला और कागज़ों पर लिखा गया। मैंने इसे लिखने के बारे में पहले से कुछ नहीं सोच रखा था। यह तो त्वरित सृजन था, जिनका जन्म अचानक बिना किसी योजना के हुआ था। शायद यह मेरे अवचेतन मन से निकला था, जैसे कॉलेरिज की कुबला खान निकली थी। या फिर यह कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी जिसने मुझे इस लेख को एक ही बैठक में लिखने पर मजबूर कर दिया था। वैसे देखा जाए तो वह दिन कुछ लिखने के लिए अनुकूल नहीं था। दरअसल मेरा वह दिन काफ़ी परेशानी भरा रहा था और मैं थोड़े कर्तव्यभ्रष्ट गांव वालों को सिखा रहा था कि वे अपनी निष्क्रिय अवस्था छोड़ दें, अपनी काम चलाओ व काम टालो प्रवृत्तियां त्याग दें और सुपरमैन बनकर पूरी ताकत से काम करें। मैं उन्हें सिखा रहा था कि अगर वे ढंग से काम नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद उनके पास कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और नौकरी से सबसे पहले उन्हीं लोगों को निकाला जाता है जो काम चलाओ या काम टालो प्रवृत्ति रखते हैं। उस इंसान को नौकरी से कभी नहीं निकाला जाता जो पूरे समर्पित भाव से काम करता है, जी जान से मेहनत करता है, अपने बॉस के काम को अपना मानता है और काम करते समय ना तो घड़ी देखता है, न ही यह सोचता है कि उसके काम के बदले में उसे पर्याप्त वेतन मिल रहा है या नहीं। और यकीन माने, अगर वह कर्मचारी पूरे समय मन लगाकर काम करता रहे तो उसके वेतन के बारे में उसका बॉस देर सवेर सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बाकी कर्मचारी जितना काम करते हैं वह उससे दोगुना काम करता है, और वह भी खुशी खुशी। वह 1 मील आगे तक जाकर काम करता है। उससे जितना करने को कहा जाता है उसे वह पूरी ईमानदारी से ही नहीं करता, बल्कि वह उससे आगे तक जाता है और 1-2 अतिरिक्त काम कर देता है ताकि उसके बॉस को असुविधा न हो। अगर बॉस उसे एक काम बताता है तो वह 2 काम करता है। अगर बॉस उसे कोई काम 10 दिन में पूरा करने को कहता है तो वह उसे 4 दिन में ही पूरा कर देता है। यानी वह बॉस की उम्मीदों से आगे तक जाकर काम करता है। और जब तरक्की देने का समय आएगा तो बताएं कि बॉस किस कर्मचारी को तरक्की देगा। जो कर्मचारी बॉस की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करता है और लगातार करता है, उसे प्रमोशन मिलना लगभग तय है। जब भी बॉस कर्मचारी को कोई काम सौंपता है तो हमारा यह आदर्श कर्मचारी यह समझने की कोशिश करता है कि बॉस क्या चाहता है, बॉस इसे कैसा चाहता है, बॉस इसे क्यों चाहता है, बॉस इसे कब तक चाहता है। बॉस के आदेश को भली भांति समझने के बाद वह योजना बनाता है कि उस काम को जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी तरह कैसे किया जा सकता है। और फिर वह जब उस काम में तब तक जुटा रहता है जब तक कि वह काम अच्छी तरह पूरा ना हो जाए। ऐसा कर्मचारी बिरला ही होता है। और अगर कंपनी में प्रमोशन मिलता है तो उसी को मिलता है और बार बार मिलता है। यह लेख लिखने का विचार मेरे मन में आसमान से नहीं टपका था। यह विचार तो एक छोटी बहस के कारण मेरे दिमाग में आया था। चाय पीते समय मेरे बेटे बर्ट ने कहा कि क्यूबा के युद्ध का असली हीरो और कोई नहीं बल्कि रोवन था। यह रोवन ही था जिसने उस युद्ध में महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक काम किया था। वह अकेला ही दुश्मन देश की सीमाओं के भीतर गया था और उसने वह खतरनाक काम किया था जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करना चाहता था। वह गर्शिया के नाम संदेश लेकर गया था और उसे उस तक पहुंचाया था जिससे अमेरिका की जीत सुनिश्चित हो गई थी। उसकी यह बात मेरे दिमाग में बिजली की कौंध की तरह घुस गई। हाँ, लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हीरो वही इंसान होता है जो अपना काम बखूबी पूरा करता है, जो गर्शिया तक संदेश पहुंचाता है। मैंने टेबल से उठा और मैंने अ मैसेज टू गर्शिया लिख दिया।
एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। मैंने यह लेख फिलिस्टाइन पत्रिका के मार्च अंक में छाप तो दिया, लेकिन मैंने इसके महत्व को इतना कम आंका था कि हमने इसे पत्रिका में बिना शीर्षक के छापा था। जब पत्रिका बाजार में पहुंची तो जल्दी ही फिलिस्टाइन के मार्च अंक की अतिरिक्त प्रतियों के ऑर्डर आने लगे। 1 दर्जन, 50, 100। जब अमेरिकन न्यूज कंपनी ने मार्च की अंक की 1000 प्रतियों का ऑर्डर दिया तो मैंने अपने एक सहायक से पूछा कि हमारी पत्रिका में ऐसा कौन सा लेख छपा था जिसने पूरे अमेरिका में धूम मचा दी थी। उसने कहा, यह गर्शिया वाला लेख है। और फिर अगले ही दिन न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड के चार्ज एच डैनियल्स का टेलीग्राम आया, जिसमें लिखा था, रोवन वाले लेख को पैम्फलेट के रूप में छापने के लिए 1 लाख प्रतियों की कीमत बताएं, जिसके पीछे एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस विज्ञापन हो। यह भी बताएं कि आप ये प्रतियां कितनी जल्दी भेज सकते हैं। मैंने जवाब में कीमत तो बता दी, लेकिन यह भी लिख दिया कि पैम्फलेट छापकर भेजने में हमें 2 साल लग जाएंगे। हमारी क्षमता सीमित थी, हमारी मशीनें छोटी थी और 1 लाख बुकलेट छापने का काम हिमालय पर चढ़ने जितना कठिन लग रहा था। जाहिर है मिस्टर डेनियल्स 2 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि मैंने मिस्टर डेनियल्स को यह अनुमति दे दी कि वे वह लेख अपने मनचाही तरीके से खुद छाप लें। उन्होंने यह बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली और उन्होंने 1 लाख प्रतियां नहीं छापी, उन्होंने तो बुकलेट के रूप में 5 लाख प्रतियों का संस्करण प्रकाशित किया, और एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार, यानी 10-15 लाख प्रतियां। इसके अलावा यह लेख 200 से ज़्यादा पत्रिकाओं व अखबारों में भी छपा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका अनुवाद सभी लिखित भाषाओं में हो चुका है। बहुत कम लेखकों को यह सौभाग्य मिलता है और मैं इस मामले में खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। जिस समय मिस्टर डेनियल्स अ मैसेज टू गर्शिया की लाखों बुकलेट बांट रहे थे, उसी समय रशियन रेलवेज के डायरेक्टर प्रिंट हाइलाकॉफ भी अमेरिका में थे। वे न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड के अतिथि थे और मिस्टर डेनियल्स के व्यक्तिगत मार्गदर्शक में देश का भ्रमण कर रहे थे। प्रिंस को भी यह छोटी पुस्तक दिख गई और शायद वे इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डेनियल्स इसकी लाखों प्रतियां छाप रहे हैं तो उन्होंने इस बुकलेट में भारी रुचि ली। रूस लौटने के बाद उन्होंने इसका अनुवाद रूसी भाषा में कराया और उन्हें यह बुकलेट इतनी पसंद आई कि उन्होंने यह रूस के हर रेल रोड कर्मचारी को बंटवा दी। बाकी देशों में भी यही हाल रहा। रूस के बाद यही सिलसिला जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, हिंदुस्तान और चीन में भी दोहराया गया। रूस और जापान के बीच जब युद्ध छिड़ा तो मोर्चे पर जाने वाले हर रूसी सैनिक को अब मैसेज टू गर्शिया की प्रति दी गई। जापानियों को जब रूसी कैदियों के पास बुकलेट मिली तो वे पहले तो चौंके, लेकिन बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बुकलेट में ज़रूर कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने इस बुकलेट का अनुवाद जापानी भाषा में करा लिया। बाद में मिकाडो के आदेश पर हर जापानी कर्मचारी, हर जापानी सैनिक और हर जापानी नागरिक को इसकी प्रति बांटी गई। अब तक अ मैसेज टू गर्शिया की 4 करोड़ से अधिक प्रतियां छप चुकी हैं। लोगों का कहना है कि पूरे इतिहास में आज तक किसी लेखक के जीवन काल में कोई साहित्यिक पुस्तक इतनी बड़ी संख्या में नहीं छपी है, और इसका श्रेय खुशकिस्मती से मिले कई संयोगों को देता हूँ। अल्बर्ट हबर्ड।